Good morning, students. Now we are studying your class 10 social science, First World War. Now the question is, why do we call it a world war? इसे विश्व युद्ध क्यों कहते हैं? All European countries, barring a few like Switzerland, fought in the First World War, with America joining in 1917. क्या हुआ? इसमें स्विट्ज़रलैंड जैसे कुछ देशों को छोड़कर यूरोप के सभी देश सम्मिलित थे और 1917 सन 1917 में संयुक्त राज्य अमेरिका भी इसमें सम्मिलित हो गया. बट द इम्पैक्ट वॉज फेल्ट नॉट जस्ट अक्रॉस दीज टू कंटिनेंट बट अक्रॉस ऑलमोस्ट द एंटायर वर्ल्ड. इम्पैक्ट यानी प्रभाव. इस प्रकार दो महाद्वीपों मीन्स कंटिनेंट्स, राइट, कंटिनेंट. इस प्रकार दो महाद्वीपों, दीज टू कंटिनेंट्स पर इनका तो सीधा प्रभाव था, लेकिन इसका प्रभाव एंटायर वर्ल्ड यानी कि सारी दुनिया पर इसका पड़ा, यानी विश्व के लगभग सभी जगह इसका प्रभाव पड़ा. दिस वॉज बिकॉज द यूरोपियन कंट्रीज डिप्लॉयड द पीपल एंड रिसोर्सेज ऑफ देयर कॉलोनीज इन ऑल द कंटिनेंट्स ऑन ऑल बैटल फील्ड्स. कारण क्या था कि विश्व के लगभग सभी महाद्वीपों पर इन यूरोपीय देशों के उपनिवेश यानी कॉलोनीज उपलब्ध थे. फिर क्या हुआ कि जहाँ भी लड़ाइयाँ हुई वहाँ के संसाधन रिसोर्सेज और लोगों को सैनिक काम में लाया गया. डिप्लॉयड यानी काम में लाना गया. फॉर एग्जाम्पल, लॉक्स ऑफ इंडियन सोल्जर्स फॉट इन द ब्रिटिश आर्मी. जैसे कि भारत से भी लाखों सैनिकों ने ब्रिटेन के पक्ष में भाग लिया था. इस कारण इस युद्ध का प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा, राइट. बट द इम्पैक्ट वॉज फेल्ट नॉट जस्ट अक्रॉस दिस टू कंटिनेंट्स बट अक्रॉस ऑलमोस्ट ऑल द एंटायर वर्ल्ड, राइट. नाउ identify Britain, France, Germany, Russia, Turkey, Austria, Hungary, Italy and other countries on the map of Europe. अब क्या कीजिए, आप यूरोप का एक मैप लीजिएगा और उसमें ये जो कंट्रीज़ हैं, राइट, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रसिया, टर्की, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इनको आप पहले पहचानना. टुडे ऑल दीज कंट्रीज आर इंडस्ट्रियली डेवलप्ड and have a democratic system of governance. क्या है कि ये सारे देश औद्योगिक रूप से विकसित हैं, इंडस्ट्रियली डेवलप्ड हैं. इंडस्ट्रियली डेवलप्ड यानी औद्योगिक रूप से विकसित हैं और उसमें लोकतांत्रिक शासन प्रणाली चालू है या लागू है. लोकतांत्रिक शासन प्रणाली यानी कि डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस. दैट मीन्स देयर गवर्नमेंट्स आर रन बाय रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल हु आर इलेक्टेड इन सम वे और द अदर. इसका मतलब ये होता है यानी वहाँ किसी न किसी रूप में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा सरकार चलाई जाती है. Now here trace the geographical boundaries of different countries of the start of the First World War in 1914 in the map 7.1. ये मैप 7.1 है, राइट. दिस इज अ मैप 7.1.
trace the geographical boundaries of different countries of the start of the First World War. In 1914, in map 7.1, identify Britain, France, the German Empire, Austria-Hungary Empire, Italy, Russian Empire, and Ottoman Empire, Turkey. Can you guess which countries among these had democratic governments and gave their citizens the right to vote? क्या बोल रहा है कि अब यहाँ पे ये जो मैप है 7.1, इसमें 1914 में प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार के पहले के राज्यों की स्थिति को पहचाने। इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मन साम्राज्य, ऑस्ट्रिया, हंगेरियन साम्राज्य, इटली, रूसी साम्राज्य, तुर्की के ओटोमन साम्राज्य को भी पहचानने को बोल रहा है और अनुमान लगाए कि इसमें से या इनमें से कौन कौन से राज्यों में हर वयस्क को मताधिकार यानी वोटिंग का अधिकार प्राप्त था और लोकतांत्रिक सरकारें रही होंगी। चलिए, नाउ लेट्स सी वन इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फैक्टर, हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगिन, यानी प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे हुई। अ वेरी माइनर इंसिडेंट यानी बहुत छोटी सी घटना। अ वेरी माइनर इंसिडेंट लेड टू द आउटब्रेक ऑफ द वॉर, यानी एक बहुत छोटी सी घटना से इस युद्ध की शुरुआत हुई। आउटब्रेक ऑफ द वॉर यानी युद्ध का फैलना। ऑस्ट्रिया हंगरी वांटेड टू एनेक्स इट्स स्मॉल नेबर। एनेक्स का मतलब होता है कि बलपूर्वक या अधिकारपूर्वक किसी दूसरे राज्य पे या देश पे कब्जा कर लेना, राइट। ऑस्ट्रिया हंगरी वांटेड टू एनेक्स इट्स स्मॉल नेबर सर्बिया। ऑस्ट्रिया और हंगरी साम्राज्य की नज़र अपने एक छोटे से पड़ोसी देश सर्बिया पर थी, इसे वह अपने राज्य में मिलाना चाहता था। दिस एंगर्ड द नेशनलिस्टिक सर्बियन पीपल। नेशनलिस्टिक का मतलब होता है राष्ट्रवादी लोग जो अपने राष्ट्र से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, राइट। तो दिस एंगर्ड द नेशनलिस्टिक सर्बियन पीपल, और क्या हुआ, इससे सर्बिया के राष्ट्रवादी लोग नाराज़ थे। दे वांटेड टू टीच देयर बिगर नेबर अ लेसन एज अ वार्निंग, यानी वे ऑस्ट्रेलिया को सबक सिखाना चाहते थे ताकि वह उन पर हमला ना करे। वन हाईली पैट्रियाटिक सर्बियन सिटीजन assassinated the Archduke of Austria and his wife at a place called Sarajevo in June 1914, right? सारजेवो, ये जो है ना नेम ऑफ अ प्लेस सारजेवो। वन हाईली पैट्रियोटिक सर्बियन सिटीजन, क्या हुआ, एक ऐसे ही राष्ट्रवादी सर्बियाई ने जून 1914 के दिन सारजेवो नामक जगह पर ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार, यानी ये यहाँ पे लिखा है ना आर्कडिक ऑफ ऑस्ट्रिया एंड हिज वाइफ। आर्कडिक ऑफ ऑस्ट्रिया एंड हिज वाइफ का मतलब ऑस्ट्रिया के राजकुमार और उसकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। ऑस्ट्रिया लॉन्च्ड एन अटैक ऑन सर्बिया टू एवेंज द मर्डर। अब यहाँ पे ऑस्ट्रिया को एक मौका मिल गया सर्बिया पे अटैक करने का, और इस हत्या का बदला लेने के लिए ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला बोल दिया। रसिया केम टू द एड ऑफ सर्बिया, और सर्बिया की मदद के लिए कौन आया, रूस आया, रसिया आया। वाइल जर्मनी साइडेड विथ ऑस्ट्रिया इन द एनस्विंग बैटल। एनस्विंग बैटल का मतलब जब युद्ध चल रहा था और सर्बिया की मदद के लिए रसिया आ गया और ऑस्ट्रिया की मदद के लिए जर्मनी युद्ध में उतर गया, राइट। सून फ्रांस, ब्रिटेन एंड अदर कंट्रीज फाउंड देमसेल्फ ड्रॉन इनटू द वॉर। और इस तरह से धीरे धीरे
देखते ही देखते फ्रांस, ब्रिटेन आदि भी इस युद्ध में खींचते चले गए। फ्रांस, ब्रिटेन एंड अदर कंट्रीज फाउंड देमसेल्फ ड्रॉन इनटू द वॉर। नाउ क्वेश्चन, प्रश्न ये है, व्हाई डिड ऑल दीज कंट्रीज गेट इन्वॉल्व इन द कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट यानी लड़ाई। तो हमें जब हम इतनी बड़ी घटना, अब सवाल ये है कि ये सारे देश इस युद्ध में क्यों पड़े। गेट इन्वॉल्व, वाई डिड ऑल दीज कंट्रीज गेट इन्वॉल्व इन द कन्फ्लिक्ट। ये सारे देश इस युद्ध में क्यों पड़ गए। वी नीड टू कंसिडर मैनी फैक्टर्स व्हेन वी लुक फॉर द रूट कॉज बिहाइंड सच अ मोमेंटस एपिसोड इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। मोमेंटस एपिसोड यानी इतनी बड़ी घटना इतिहास की जो हुई है, राइट। जब हम इतनी बड़ी घटना का कारण खोजते हैं तो हमें कई बातों पर विचार करना होता है। वन causative factor was the changing economic requirements of these countries। और कुछ बातें तो इन राज्यों की बदलती ज़रूरतों से संबंधित है। They were all industrializing rapidly, so there was intense competition among them to become the most powerful industrial nation in the world। क्या है कि ये सारे राज्य तेज़ी से औद्योगिकीकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे थे और उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा थी कि कौन सबसे ताकतवर औद्योगिक देश यानी इंडस्ट्रियल नेशन बनेगा। As you read in the previous class, the process of industrialization began in Britain, and by the close of the 19th century, Germany was striving to become Britain's equal, with Austria, France, Italy and Russia also making similar attempts। यानी क्या हुआ है कि जैसे हमने पढ़ चुका है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण पहले ब्रिटेन में शुरू हुआ और 19th सेंचुरी के अंत तक यानी 19वीं शताब्दी के अंत तक 19th सेंचुरी के अंत तक जर्मनी ब्रिटेन की बराबरी करने का प्रयास कर रहा था और इसी प्रकार ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इटली और रूस भी कोशिश कर रहे थे। Industrialization required mineral resources, large markets and colonies। क्या हुआ यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण के लिए खनिज संपदा यानी मिनरल रिसोर्सेज, व्यापक बाजार यानी लार्ज मार्केट और उपनिवेश यानी कॉलोनीज की ज़रूरत थी, राइट। So there was a fierce competition between countries to gain control of mineral rich regions in the Europe and around the world। इसी प्रकार हर देश इसी प्रयास में था कि यूरोप तथा विश्व के अन्य खनिज स्रोत यानी मिनरल रिसोर्सेज उनके कब्जे में आए। The newer industrializing countries wanted to capture these regions from Britain and other weaker countries। और क्या हुआ बेटा कि ब्रिटेन जैसे पुराने जो इंडस्ट्रियलाइज जो कंट्री थे, औद्योगिक देश थे, के कब्जे में पहले से ही थे, कॉलोनीज थे यानी मिनरल रिसोर्सेज थे। लेकिन जो नए देश विकसित हो रहे थे वे ब्रिटेन या किसी कमज़ोर देश के से इलाके छीनना चाहते थे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, जर्मनी अटैक्ड फ्रांस इन 1871 एंड कैप्चर्ड द मिनरल रिच अल्सास लॉरेन मिनरल रिच अल्सास लॉरेन रीजन। इट आल्सो एनेक्स्ड पोलिश टेरिटरी, राइट। क्या हुआ उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, जर्मनी ने 1817 में फ्रांस को युद्ध में हराकर अल्सास लॉरेन नामक खनिज प्रधान क्षेत्र यानी मिनरल रिसोर्सेज रीजन को हथिया लिया था। और क्या किया था,
उसने पोलैंड की ज़मीन पर भी अधिकार जमा रखा था। इट आल्सो एनेक्स्ड पोलिश टेरिटरी। ठीक है, एनेक्स का मतलब को मैंने बताया था, किसी दूसरे देश पे अटैक करना और वहाँ के रीजन को यानी वहाँ के क्षेत्र को अपने अधिकार में रख लेना। इट आल्सो एनेक्स्ड पोलिश टेरिटरी, मतलब उसने पोलैंड की ज़मीन पर भी अधिकार जमा रखा था। इन दोज डेज ब्रिटेन्स इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाज हेल्प्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट बाय इट्स ग्रोइंग नेवल पावर। नेवल पावर का मतलब क्या हुआ है कि समुद्री ताकत। क्या हुआ था कि ब्रिटेन का उन दिनों ब्रिटेन का समुद्र पर एकाधिकार था। राइट, क्यों एकाधिकार था? जिसके कारण उसका व्यापार और उपनिवेश पर बेरेटोक नियंत्रण चलता था। The country ruled the seas, so it was able to expand its trade across the world and also exercise total control over the colonies। जैसे आपको मैंने कहा कि ब्रिटेन पर समुद्रों पर या ओशन या सी पर एकाधिकार था, जिसके कारण उसका व्यापार और कॉलोनीज पे बेरेटोक नियंत्रण चलता था। जर्मनी न्यू इट वुड हैव to first challenge Britain's maritime dominance if it wished to industrialize and expand its trade। क्या हुआ कि जर्मनी ब्रिटेन के इस नौसैनिक वर्चस्व यानी मैरीटाइम डोमिनेंस राइट को समाप्त करना चाहता था और अपने जहाज़ों को बेरोक टोक समुद्रों पर आने जाने की स्वतंत्रता चाहता था। It needed to gain access to the Atlantic Ocean, Mediterranean Sea and Indian Ocean to ensure free passage to its ships across the world। यानी जर्मनी को केवल उत्तरी सागर के बंदरगाह उपलब्ध थे उस समय। राइट, लेकिन अब वह अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी और हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन पर भी अपनी पहुंच बनाना चाहता था। राइट, यहाँ पे लिखा है ना, बट द कंट्री हैड ओनली वन हार्बर इन द नॉर्थ सी। राइट, जर्मनी को केवल उत्तरी सागर के बंदरगाह उपलब्ध थे, हार्बर यानी बंदरगाह। राइट, but to do so it would have to build up its naval fleet to be in a position to confront Britain on the sea। और इसीलिए स्वाभाविक था कि उसका टकराव ब्रिटेन से हो। So the country focused on building its maritime strength even as it kept expanding its territorial boundaries and sphere of influence। इसीलिए जर्मनी एक शक्तिशाली नौसैनिक बल तैयार कर रहा था जो ब्रिटेन के नौसैनिक ताकत को चुनौती दे सके। Now got it? How the First World War started? Now here some questions. Why did a country need a powerful naval fleet to industrialize in those days? Right? अब आप सोचिए कि उस समय किसी भी देश के औद्योगिकीकरण के लिए या इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए नौसेना यानी कि पावरफुल नेवल फ्लीट का क्या महत्व रहा होगा। सेकेंड, व्हाट मेथड्स कुड अ कंट्री यूज टू गेन कंट्रोल ओवर mineral rich areas of its neighbor? Which of these methods would be acceptable to both countries? यानी अगर खनिज संपदा क्षेत्र मिनरल रिसोर्सेज एरिया या रीजन पर कोई पड़ोसी देश नियंत्रण करना चाहे तो उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं और उनमें से कौन सा तरीका दोनों देशों को स्वीकार्य होगा। थर्ड क्वेश्चन, डू यू थिंक दैट अ कंट्री विल हैव to enter into conflict with other countries
if it wishes to industrialize. Is industrialization possible by any other method? यानी कि क्या आपको लगता है कि हर नया देश जो इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण करना चाहता है उसे दूसरे देशों से टक्कर लेना ज़रूरी है? क्या इसके और तरीके हो सकते हैं? Now read it, revise it, and we will continue in our next video lesson.